चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम मध्यमान प्रमेय को भी देख लेते हैं। रोले का प्रमेय देख लिए कितना आसान था। अब ये मध्यमान का प्रमेय है। वास्तव में देखा जाए तो मध्यमान का प्रमेय बहुत बड़ा है। वीडियो को फिर से बोल देता हूँ, 720 पर देखना है, अन्यथा वीडियो साफ नहीं दिखाई देगी और कॉन्सेप्ट के तौर पर आप बहुत ही पुअर रह जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से चाहिए तो वीडियो को 720 में देखिए। वास्तव में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्यमान का प्रमेय क्या है? वास्तव में देखा जाए तो मध्यमान का प्रमेय बहुत ही बड़ा प्रमेय है। रोले का प्रमेय मध्यमान का प्रमेय का सिर्फ एक केस है। मध्यमान का प्रमेय भी आपका रोले का प्रमेय बन जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो कर ले। कौन सा कंडीशन है अभी मैं आपको यहाँ पर सब बताऊंगा। ठीक है, फिर अब इसको ग्राफ के द्वारा भी हम मध्यमान के प्रमेय को समझेंगे। तो चलिए मध्यमान का प्रमेय अच्छे से हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसा आपका रोले का प्रमेय था वैसा आपका मध्यमान का प्रमेय है। लिखना भी आपको सेम है, बस इसमें रोले का प्रमेय से एक कंडीशन को हटा दिया जाता है जो आपका मध्यमान का प्रमेय बन जाता है, सिर्फ दो कंडीशन को। ठीक है, कौन सा कंडीशन, आइए हम यहाँ देखते हैं। तो मध्यमान का प्रमेय मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो एक वास्तविक फलन, यही से भी शुरू होता है। यदि एक वास्तविक फलन कोई भी फलन दिया जाएगा f(x) अंतराल, एक काम करते हैं, विपरीत अंतराल दिया जाएगा ना, समृद्ध अंतराल दिया जाएगा। तो एक बार मैं समृद्ध लिख ही देता हूँ। ठीक है ना, समृद्ध अंतराल। समृद्ध अंतराल का मतलब मान लीजिए है आपका a, b, जो भी आपका दिया जाएगा मैं इसको a, b से दर्शा देता हूँ। a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि किस प्रकार परिभाषित है। तो इसमें भी दो कंडीशन, तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है, सिंपल से देख लीजिए क्या होगा। यह समृद्ध अंतराल में यह फलन सतत होना चाहिए, विपरीत अंतराल में यह फलन अवकलनीय होनी चाहिए। दो कंडीशन तो पहले देख लीजिए, पहला क्या रहा है और दूसरा क्या है। यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, फलन जो f(x) होगा वो आपका अंतराल यानी कि इंटरवल, किस इंटरवल में, समृद्ध अंतराल a, b में क्या होना चाहिए, अवकलनीय, और सॉरी सतत होना चाहिए। समृद्ध अंतराल ना है तो ये सतत होना चाहिए। अगर ये अवकलनीय होगा, क्या समृद्ध अंतराल में क्या ये कभी अवकलनीय होता है? नहीं होता है। अवकलनीय होने का मतलब उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वही अवकलनीय का मान 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो आपका x अक्ष के समांतर होगी। बता चुका है ना। तो a, b में सतत होना चाहिए, पहला होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर हो गया तो जो f(x) होगा वो क्या होगा, अंतराल, कौन सा अंतराल, विपरीत अंतराल में अवकलनीय होने चाहिए। अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है ना, होना चाहिए। ठीक है भैया, हो गया। लेकिन इसमें एक जो कंडीशन था रोले का प्रमेय में, f(a) यानी कि a पॉइंट पर उस फलन का मान b पॉइंट पर उस फलन का मान का बराबर होना चाहिए, इसमें ये नहीं है। ठीक है ना। इसमें तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है अंतराल, विपरीत अंतराल, आपका विपरीत अंतराल। तीसरा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो उसका चौथा कंडीशन था ना यह इसका तीसरा कंडीशन है, लेकिन कुछ चेंज है। विपरीत अंतराल a, b, विपरीत अंतराल है तो छोटा कोष्ठक a, b में कम से कम एक फलन, कम से कम एक बिंदु अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, जो अवश्य होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट पर यानी कि a, b में कम से कम एक बिंदु अवश्य होना चाहिए जिससे, ठीक है ना, ये जो नहीं जिससे मैं लिख देता हूँ, जिससे उस पॉइंट पर उस फलन के डिफ्रेंसिएशन का मान, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, f(b) माइनस f(a) और अपान b माइनस a के बराबर हो। ठीक है ना, के बराबर हो। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, तीसरे वाले कंडीशन को फॉलो करता है, तो वास्तव में वो मध्यमान के केस को भी फॉलो करेगा। अब आप ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ देखिए बहुत बड़ी चीज़ कैसे है, ये मैं आपको ग्राफ द्वारा इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, ओके चलिए ग्राफ द्वारा हम इसको समझाते हैं कि वास्तव में इसका पूरा का पूरा वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक ग्राफ बनाते हैं फिर हम इसको समझाते हैं।
एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ओके, चलिए बढ़िया। ये आपका कौन सा अक्ष है? ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है ना। ये आपका मूल बिंदु 0 है, ठीक है। ओके, रोले का प्रमेय क्या था? एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के बराबर था। तो हमने क्या किया था? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को, यानी कि ए और बी पॉइंट को एक ही लाइन पर दर्शा दिया था। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो ए और बी अलग अलग मान होंगे, तो अलग अलग मान हुए तो ग्राफ बेस का अलग अलग बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, कैसे बना दूँ? चलिए मैं कोई भी एक ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ओके, ये आपका एक क्या है? ग्राफ है। मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से इसको किया जा सके, ठीक है। चलिए, इसको मैं एक्स अक्ष है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, ये आपका ग्राफ है, एफ एक्स एक आपका ग्राफ है, कोई भी आपका ग्राफ दिया गया होगा। ये आपका पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। यह आपका पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट है। ओके, चलिए, ये आपका क्या है? मैं इसको एक्स एक्सिस से मिला रहा हूँ, तो ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस से मिलाऊंगा तो ये आपका पॉइंट बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर बी पॉइंट हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? बी पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको वाई एक्सिस से मिलाऊं तो इसको अगर मैं वाई एक्सिस से मिलाता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं वाई एक्सिस से मिलाऊं तो ये इस फलन का वाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रतिच्छेद बिंदु और इसका प्रतिच्छेद बिंदु लिखना चाहें तो यह ए कामा एफ ऑफ ए होगा ना। ओके, अगर इसका लिखना चाहें तो बी कामा एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु। ओके, चलिए, ये हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो और बढ़िया बात है, हमें क्या चाहिए कि ए कामा बी, यानी कि ए और बी इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पर उसका डेरिवेटिव जो हो, उसका अवकलन इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये है क्या? ये है क्या? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए, ये वास्तव में है क्या? तो ये वास्तव में क्या है? प्रवणता है। हमने पिछले क्लास अगर हम बात करें दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की अगर बात, दो रेखा है तो दो रेखा की प्रवणता अगर मान लीजिए ये आपका बिंदु है x1 y1 और ये आपका बिंदु है x2 और y2, ठीक है ना। तो इसकी प्रवणता अगर m है तो हमने क्लास 11 में क्या किया था? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये इस रेखा की प्रवणता हो जाती है। अगर हमें ए का मान लीजिए ये आपका रेखा ए है, यह आपका रेखा बी है, तो ए बी रेखा की प्रवणता ज्ञात किया जाए तो ए बी रेखा की प्रवणता m, मान लीजिए m है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपान x2, ये आपका क्या है? x2 है ना, x2 माइनस x1, ये इसकी प्रवणता हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम ये पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट ए मान लेते हैं और ये आपका पॉइंट बी मान लेते हैं, तो अगर हम ए और बी की प्रवणता ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? यहाँ से देखिए, प्रवणता ए बी की प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए, यह ए बी रेखा होना चाहिए ना, तो ए बी को मैं क्या कर रहा हूँ? मिला देता हूँ ताकि यह रेखा बन जाए और हम उससे उसकी प्रवणता ज्ञात कर लें, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ देखिए, ये आपका क्या होगा? ए बी रेखा हो गया, ठीक है। तो ए बी रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? अगर मैं इसकी प्रवणता की बात करूँ तो क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 होता है ना, तो आपका x1 y1 x2 y2 की जगह पर एफ बी और माइनस y2 माइनस y1 की जगह पर एफ ए है, ठीक है, अपान x2 क्या है? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस e हो जाएगी। यह आपका ए बी रेखा की प्रवणता आ जाएगी, ठीक है ना। ए बी रेखा की प्रवणता इतना आ गई। ओके, अब यहाँ देखिए, सी पॉइंट ए व बी के बीच में कहीं स्थित होगा जिस पर उस फलन के डिफरेंशिएशन का मान क्या होना चाहिए? इसकी प्रवणता के बराबर होना चाहिए। तो ए व बी के बीच में ये कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कई भी हो सकता है, फलन जैसा फलन के व्यवहार निर्भर करता है, फलन के व्यवहार पे। तो मान लेते हैं हम ए पॉइंट ये है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट आपका सी है जिस पर ए बी रेखा की प्रवणता। अच्छा, एक बात और है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब क्या होता कि इस सी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो एक्स अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। कब? जब 0 रहता तो, लेकिन यहाँ पर 0 है, 0 नहीं है, इसका मतलब इस सी पर एक स्पर्श रेखा तो खींची जानी है, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ? इस पर खींच देता हूँ,
एक स्पर्शरेखा खींची जानी है। ये नहीं कि अगर जीरो रहता तो हम कहते कि यह एक्स अक्ष के समांतर होगी, लेकिन यह जीरो है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तो स्पर्शरेखा खींची जाएगी, ठीक है ना। तो वास्तव में अगर हम इस पर कौन सा ये अगर हम देखें इस सी पॉइंट पर, अगर हम इसकी प्रवणता देखें, किसकी प्रवणता, सी पॉइंट की प्रवणता, ये आपका क्या है, ए सी है, ठीक है ना। इस सी पर इसकी प्रवणता देखिए तो क्या हो जाएगा इसकी प्रवणता। वास्तव में देखिए ये दोनों की दोनों लाइन, अच्छा एक बात और है, पिछले वाली क्लास में आपने देखा होगा जब आपके पास दो रेखाएं हों और एक दूसरे के समांतर हो तो वास्तव में उसकी प्रवणता क्या होती है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए ये आपका एक रेखा है, ये आपका दूसरी रेखा है, मान लीजिए इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है और दोनों की दोनों रेखाएं समांतर है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाती है, m1 = m2 हो जाती है, ठीक है, ओके। और क्या होगा यदि दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, अगर इसकी प्रवणता m1 हो, इसकी प्रवणता m2 हो तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि इस रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो गए तो इस रेखा C पर, ये कौन सा है, C पर इस डिफरेंशिएशन का मान C है, पर वास्तव में इस C पॉइंट पर इस रेखा की प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं इस पॉइंट पर f' = ये, वास्तव में ये मान यहाँ से आता है, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, f', अब यहाँ देखिए f' का मतलब क्या है, f' का मतलब है बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, AB रेखा पर, AB रेखा है ना, वास्तव में यह एक रेखा है, AB रेखा पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, AB पर स्पर्श रेखा थोड़ी होगा, यह स्पर्श का है, AB रेखा पर की प्रवणता, ठीक है ना, बराबर हो जाएगी। यहाँ देखिए तो मध्यमान पर में कहता क्या है कि इस सी पॉइंट पर जो आपका ई और बी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो इस सी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो वो बराबर होता है ई बी रेखा पर प्रवणता के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका मध्यमान पर में है जो अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो एक एक चीज़ को मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला आता कहाँ से है तो हमने ये देख लिया कहाँ से आता है, और फिर हमने एक एक चीज़ को यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है ना। तो और कुछ तो है नहीं, तो एक बार और दोहरा दूँ या रहने दूँ, दोहरा ही देते हैं। तो मध्यमान प्रमेय अगर आपको चाहिए कि मध्यमान प्रमेय क्या है तो सिर्फ आपको कौन सा कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ये वाला कि ई और बी के बीच में, यानी कि ई और बी के बीच में एक पॉइंट से ऐसा होगा जिस पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वह ई बी रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ए बी रेखा की प्रवणता निकालेंगे उसके बराबर हो जाएगी। बस आपका मध्यमान का प्रमेय जो था मैंने आपको अच्छे से विस्तार से बहुत ही बढ़िया से बता दिया है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस अपने 5 दोस्तों को तो शेयर करना है, उनसे सब्सक्राइबर भी करवा लेना है और उनको वीडियो भी देखने के लिए बोलना है ताकि वीडियो अच्छे से जाए, व्यूज भी जाए, थोड़ा सा और यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो थोड़ा सा और गेन हो जाए। और उसके बाद क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और मैं आपसे कुछ कहता भी नहीं हूँ। तो चलिए इस पर जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे और एक भी क्वेश्चंस बाकी नहीं रहेगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय पर। यह इस अध्याय का अंतिम प्रश्नावली था, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। तो मध्यमान का प्रमेय तो अब हमने सीख चुके हैं, तो क्यों ना हम क्या करते हैं ना, इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन नंबर जो 6 बचा है इसको कर लेते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा था कि वो रोले के प्रमेय पर आधारित था, तो मैंने आपसे कहा था करने के लिए, तो रोले नहीं, वास्तव में यह भी आपका मध्यमान के प्रमेय पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको मैं अंतिम में कराता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, यहाँ पर मध्यमान के प्रमेय को यहाँ पर सिद्ध करना है कि वास्तव में सत्यापित करना है कि ये जो फंक्शन है, फलन है, वो मध्यमान इस इंटरवल में मध्यमान के प्रमेय को क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, मध्यमान के प्रमेय के लिए लागू होता है। तो क्या करना है, मध्यमान के प्रमेय के लिए मैंने आपको सब बता दिया है, यहाँ से आप समझ चुके थे ना। चूंकि वहाँ पर लाइट चली गई थी तो उस वीडियो को मैंने आगे नहीं बढ़ाया था, तो यहाँ से फिर से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो फलन दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, चाहे आपका रोले का प्रमेय हो या आपका मध्यमान हो, दोनों के लिए क्या दिया जाएगा, एक फलन और एक इंटरवल दिया जाएगा और कहा जाएगा रोले के प्रमेय को सिद्ध कीजिए और मध्यमान के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो कोई भी प्रूफ करना हो, सत्यापित करना हो, आप कर सकते हैं।
मध्यमान में क्या है आपका रोले का प्रमेय क्या, अब जो प्रथम दो कंडीशन थे वो तो फॉलो करेगा, सिर्फ इसमें एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी ये कंडीशन मध्यमान में लागू नहीं होता है। जब मध्यमान के प्रमेय में यह कंडीशन लागू हो जाएगा कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो वास्तव में मध्यमान का प्रमेय आपका रोले का प्रमेय बन जाता है, लेकिन इसमें यह कंडीशन फॉलो नहीं होता है। तो इस इंटरवल में कौन सा, अगर इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका डिफ्रेंसिएशन अगर किया जाए तो वो वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब उस इंटरवल के प्रवणता के बारे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका मध्यमान का प्रमेय था। एफ डैश सी, इसका मतलब क्या हुआ है कि इस सी पॉइंट पर इस फलन की स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी यह आपकी ए बी की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। हमने ये सिद्ध करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। तो ये आपका मैं हल कर रहा हूँ यहाँ से। तो लिखना कैसे है मैंने आपको बता चुके हैं, सब में एक जैसा लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे मैं आपको बता देता हूँ, या लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन, कौन सा फलन है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और किस अंतराल पर, तो ये आपका जो अंतराल दिया गया है, कौन सा अंतराल है, समवृत्त अंतराल 1,4 पर, ठीक है ना। इस प्रकार परिभाषित है कि किस प्रकार परिभाषित है आप बता सकते हैं। यहाँ पर दो स्टेप में लिखे, चाहे एक ही स्टेप, जो भी आपको पसंद है। तो फलन हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फलन जो एफ एक्स है वो है क्या, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक ना, एक बहुपदीय फलन है। जब आपका यह बहुपदीय फलन है तो यह किसी भी अंतराल पर यह सतत भी होगा, और यह क्या होगा, किसी भी अंतराल पर नहीं, मतलब अगर समवृत्त अंतराल पर देखा जाए तो यह सतत होगा, और आपका विवृत अंतराल पर देखा जाए तो आपका अवकलनीय होगा। समवृत्त अंतराल पर यह अवकलनीय नहीं होता है, विवृत अंतराल पर यानी कि ओपन इंटरवल पर यह आपका क्या होता है, अवकलनीय होता है। अतः किस पर, 1,4 पर सतत तथा विवृत अंतराल 1,4 पर अवकलनीय होगा। ठीक है ना। अतः कम से कम इन दोनों के बीच में यानी कि विपरीत अंतराल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या होगा, आपका समान हो जाएगा। अतः अंतराल 1,4 पर कम से कम एक पॉइंट, कितना, एक पॉइंट मतलब एक बिंदु ऐसा अवश्य मिलेगा, ऐसा अवश्य मिलेगा जो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस